एपिसोड की शुरुआत में कार्ल ली से कहता है कि अगर तुम्हारे प्रोडक्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया तो उस गार्ड की तरह मैं तुम्हें भी टंगवा दूंगा। सामान निकालते हुए ली कहता है कि यूर मेजेस्टी आप चिंता मत कीजिए, मेरे प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाइड कर देंगे। सबसे पहला आइटम है व्हाइट शुगर 1 kg। मैंने होया से सारे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पहले ही पूछ लिया था, जैसे कि स्पाइस, शुगर कैन, ये सारे इस क्लाइमेट में ग्रो नहीं करते। शुगर को इम्पोर्ट करना एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए रॉयल फैमिली इसे अफोर्ड कर सकती है। टेस्ट करने के बाद कार्ल कहता है कि ये बहुत स्वीट है, मैंने पहली बार व्हाइट ट्रांसपेरेंट शुगर देखा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। ली कहता है सेकंड आइटम है मेकअप मिरर। मेयर कहता है ये बहुत क्लियर है, ब्रोंज और टीन के मिरर इसके सामने तो गार्बेज है। कार्ल अपना फेस देखते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं इसे भी लूंगा। ली कहता है थर्ड आइटम है ट्रांसपेरेंट सोप, जिससे आप अपनी बॉडी को तो क्लीन कर सकते हैं, साथ में आपके कपड़ों में ये जितने भी जिद्दी दाग होते हैं उसे भी आसानी से निकाला जा सकता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। पीछे से कार्ल कहता है कि मैं इसे भी लूंगा। तुम्हारे सारे प्रोडक्ट मुझे पसंद आए, भविष्य में तुम्हारे पास इस तरीके के और भी प्रोडक्ट होंगे तो तुम मेरे पास ला सकते हो, मैं सारे के सारे ले लूंगा। पैसों को देखते हुए ली मन में कहता है कि मैंने और 600 गोल्ड कॉइन अर्न कर लिए हैं, इस रास्ते से पैसे बनाना बहुत आसान है। कार्ल मेयर को ऑर्डर देता है कि शुगर को किचन में भिजवा दो और बाकी के जितने भी आइटम है वो ईशा के पास में भिजवा दो, और साथ ही किचन के लोगों से कहना कि खाना ईशा के रूम में भिजवा दे, क्योंकि मैं आज उसके प्लेस में जाकर खाऊंगा। और जो मैंने तुमसे लाने को कहा था, क्या तुम वो लेकर आए हो? मेयर अपने पास से ड्रग का बॉटल निकालते हुए कहता है कि हाँ, वो मैं लेकर आ चुका हूँ। योर हाइनेस, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज रात को वो आपकी हो जाएगी। खुश होते हुए कार्ल कहता है कि मैं आशा रखता हूँ कि वो मेरे फीलिंग्स को समझ पाए। सीरियस होकर ली मन में कहता है कि ये प्रिंस है जो ईशा के साथ गलत करना चाहता है, लेकिन स्ट्रेंज वाली बात ये है कि वो ईशा को जान से नहीं मारना चाहता। कार्ल उठते हुए कहता है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेयर कहता है कि गार्ड गेस्ट को बाहर तक छोड़ कर आओ। ली गार्ड के पीछे जाते हुए मन में कहता है कि अब शाम हो चुकी है तो मुझे ईशा के पास में जाकर उसे यहाँ पर से ले जाना होगा। गार्ड का ध्यान भटकाते हुए ली कहता है कि देखो पीछे में कोई है यार। गार्ड पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है, तभी ली अपना इलेक्ट्रिक स्टिक बाहर निकाल लेता है, गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गार्ड को बहुत बड़ा झटका लगता है। गार्ड बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है यार। ली उसके कपड़ों को उतार कर पहनते हुए अपने मन में कहता है इस कैसल के अंदर में बहुत सारे रूम्स है, आखिर ईशा का रूम कौन सा है? वैसे ये रोस्टेड मीट की खुशबू कहाँ से आ रही है? ली पहुंच गया है अब कैसल किचन के तरफ, जहाँ पर खाना पकाया जा रहा है। किचन में काम कर रही लड़की कहती है कि इस बार मैजेस्टी ने नया व्हाइट शुगर मंगवाया है जो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। और उसके साथ ही लड़की कहती है अगर तुम लटकाए जाने से नहीं डरती हो तो तुम्हें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ली पीछे से चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम क्या चुराने की कोशिश कर रही हो? मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि ईशा के रूम में फ्रूट का बॉल ले जाया जाए। ली को पीछे से चिल्लाता देखकर ये दोनों घबरा जाती है और जल्दी जल्दी फ्रूट को कट करके बॉल में भरते हुए कहने लगती है कि ठीक है, हम लोग जल्दी काम कर रहे हैं। दूसरी लड़की फुसफुसाते हुए बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा को सर्व करना आज कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। दूसरी लड़की कहती है कि अपनी बकवास की बातें बंद करो, अगर मरना नहीं चाहती। अब इन दोनों ने मिलकर फ्रूट के बॉल को तैयार कर लिया है और ली इसके साथ में अब ईशा के रूम के तरफ जा चुका है। सर्वेंट कहती है मिस ईशा, मैजेस्टी ने आपके लिए फ्रूट भिजवाया है और ईशा अंदर से कहती है कि उसे अंदर लेकर आओ। ली खुश होकर मन में कहता है कि फाइनली अब मुझे ईशा को देखने का मौका मिल गया। सर्वेंट डोर को ओपन करके अंदर के तरफ में जाने लगती है। सामने के तरफ में मौजूद है ईशा। अब ली और ये सर्वेंट दोनों ही फ्रूट बॉल को लेकर ईशा के पास आ चुके हैं। सामने देखकर सर्वेंट बुरी तरीके से घबरा जाती है। ली भी परेशान हो जाता है। साइड की तरफ देखते हुए सर्वेंट फ्रूट बॉल को टेबल के ऊपर में रख देती है और तेजी से इस रूम से भागने लगती है, लेकिन ली नहीं गया है, वो उसी जगह पर खड़ा है। ली बिना कुछ बोले परेशान होकर सामने ही देख रहा है और अपने मन में कहने लगता है ये तो ह्यूमन हेड है जो ईशा के सामने एक प्लेट पर रखा गया है। ईशा हेड की प्रार्थना करते हुए कहती है कि मेरे गॉड बर्न हेड, मैं आपकी कट्टर बिलीवर हूँ, आपने जो करेज और स्ट्रेंथ मुझे दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको ही सर्व करूंगी। ईशा अपना रिचुअल करते हुए उस प्लेट पर लगे खून पर अपना हाथ डाल देती, जिसे देखकर ली थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ईशा अब क्या करने वाली है। ईशा उस खून से भरे हाथ को अपने माथे पर डालती है और अपने होठों तक ले जाती है, जिससे उसके चेहरे पर अब खून से सना हुआ मार्क हो चुका है। ईशा जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा भयंकर तो इसका रिचुअल है। अब ईशा ली से पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ली उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। कहता है कि प्रिंस ने तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग करके फूड में पॉइजन मिलाया है। ईशा कहती है तुम तो कार्ल के गार्ड हो, आखिर तुम अपने मास्टर को बिट्रे करके ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? मुस्कुरा कर ली कहता है क्योंकि मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। ईशा कंफ्यूज होकर पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर में भरोसा करूंगी? ईशा गुस्से में ली के कॉलर को पकड़कर उसे उठा लेती है और वो बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है और क्यों तुम लोग मेरे और कार्ल के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे हो। ली
थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए बोलता है कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मन में कहता है वेलकरी के स्ट्रेंथ को कम समझना बेवकूफ़ी है। ईसा कहती है कि मैं यहाँ काफ़ी लंबे समय से भले ही ना रही हूँ, लेकिन यहाँ के सोल्जर्स को मैंने खुद ट्रेन किया है। हर एक लोगों का चेहरा मुझे अच्छी तरीके से याद है। तुम्हारा चेहरा आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। तुम कार्ल के आदमी नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन? ली परेशान हो जाता है क्योंकि एक गलत जवाब और उसका खात्मा हो जाएगा। सामने से जवाब ना पाकर ईसा कहती है अगर तुम मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अपने गॉड ऑफ वॉर को एक और हेड सेक्रीफाइस करूंगी। ली कहता है कि रुको रुको, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं गॉड के किंगडम से तुम्हें मुसीबतों से बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने वहां से देख लिया था कि तुम्हारे ऊपर में बड़ी मुसीबत आने वाली है। ईसा कहती है कि तुम गॉड किंगडम के बारे में बकवास बातें मत करो, इससे बेहतर यह होता कि तुम अपने आप को गॉड ही बुलवा लेते। ली कहता है मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि मैं गॉड के किंगडम से आया हूँ। अपना मोबाइल निकालकर एक पिक्चर को दिखाते हुए बोलता है कि देखो ये है किंगडम ऑफ गॉड, जो कि हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का तस्वीर है। इसे देखकर ईसा शांत हो जाती है। ली अब फोटोज दिखाने लगता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बस, रोड, पार्टी और जितने भी लजीज खाने होते हैं उन सब की तारीफें करते हुए कहता है देखो यहाँ ट्रांसपोर्ट, लग्जरियस हॉल और साथ में बहुत अच्छा अच्छा खाना है। ये तो सिर्फ हेवन में ही मिलेगा जहाँ लोग अच्छी अच्छी चीजों का लुफ्त उठाते हैं। ली कंटिन्यूअसली पिक्चर्स को स्लाइड करते हुए ईसा को सारी चीजें दिखाने लगता है, जहाँ बीच के पास हमें बिगनी पहनी हुई एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है। और ली बोलता है कि देखो ये है स्वर्ग। एक और पिक्चर जहाँ लड़कियां बिगनी पहनकर अपने बॉडी को टैन कर रही है। और तीसरा पिक्चर में भी एक लड़की का बैग दिखाया जाता है। इन सब को दिखाते हुए ली बोलता है कि देखो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें सिर्फ हेवन में ही मिल सकती है। ईसा कहने लगती है कि मुझे तो यहाँ सारे के सारे लड़कियों के पिछवाड़े ही दिखाई दे रहे हैं। ईसा की बात को सुनकर जैसे ही ली अपने फोन पर देखता है उसकी आंखें बाहर आ जाती है और मन में कहने लगता है लास्ट टाइम जब मैं बीच में गया था तब उस वक्त मैंने ये सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे। ईसा कहती है अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो ऐसी जगह मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि ये जगह अर्थ में है ही नहीं। ये क्या चीज है जो तुम्हारे हाथों में है और इसके अंदर तुमने लोगों को रखा है? ली कहता है मैं तुम्हें बाद में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले तुम्हें यहाँ से निकलकर अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है। लेकिन कार्ल अपना अपीयरेंस दे चुका है। वो पीछे में आकर कहता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हो, जिसे सुनकर ली चौंक जाता है। पीछे मुड़ते हुए मन में कहता है कि नहीं ये तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया। ली जल्दी से ग्रीट करते हुए अपने सर को झुका लेता है, जिस वजह से कार्ल उसके चेहरे को नहीं देख पाता। ईसा कार्ल को अपने सामने देखकर कहती है कि योर हाइनेस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सारे सर्वेंट्स डिनर टेबल को तैयार करने लगते हैं, क्योंकि कार्ल ईसा दोनों आज एक दूसरे के साथ में खाना खाने वाले हैं। इसी के बाद कार्ल का प्लान पूरा होगा। कार्ल कहता है एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और जिन लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है वो लोग इस रूम को छोड़कर जा सकते हैं। पीछे से मेयर एक खुराफाती स्माइल देता है। ली से कहता है कि आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बाहर नहीं जाना है? ली अपने चेहरे को छुपाते हुए बोलता है कि ठीक है सर मैं बाहर जा रहा हूँ। सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। मेयर डोर को बाहर से क्लोज करता है। अंदर में मौजूद है ईसा और कार्ल। परेशान होकर ली मन में कहता है कि मैं लेट हो गया, क्या मुझे अंदर में जाकर उसे सेव करना चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये सारे गार्ड्स मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागने लगेंगे। ली के चेहरे को देखने के बाद गार्ड चौंक जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो स्ट्रेंज है, तुम तो मर्चेंट हो ना, आखिर तुम गार्ड के कपड़े क्यों पहने हुए हो? ली बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि मेयर ने उसे अब पहचान लिया है। दोनों ही अब एक टक एक दूसरे की नजरों में देखे जा रहे हैं। ली थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ ये बड़े ही इत्तेफाक वाली बात है ना। ली को देखने के बाद मेयर तो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ली यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और ऑर्डर दे पाता ली मौका पाकर तेजी से भागने लगता है। पीछे से मेयर चिल्लाकर बोलता है कि इसे हर हालत में पकड़ो, और ली भागते हुए अपने मन में कहता है कि सारी चीजें खत्म हो गई, अब मैं पूरी तरीके से तबाह हो गया हूँ। मेरा मिशन ईसा वेलकरी अब मेरे पास में नहीं आने वाली, मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। सीन कार्ल और ईसा की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहाँ सारे गिफ्ट को दिखाते हुए कार्ल कहता है क्या तुम्हें ये सारी चीजें पसंद आई? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बाय किया है। ईसा कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ योर हाइनेस, मैंने अपनी पूरी लाइफ गॉड ऑफ वॉर को डेडिकेट कर दी है और ना ही मुझे कोई सांसारिक चीजों का लगाव है, और इस तरीके का ड्रेसअप मैं नहीं करती, तो आपको इस ट्रेजर को ऐसे किसी को देना चाहिए जो इसकी कदर कर सके। ईसा की बातों को सुनकर कार्ल कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन ईसा कहती है कि योर मैजेस्टी मुझे बताइए कि आखिर आप मुझे विजिट करने के लिए क्यों आए हैं? ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए कार्ल कहता है तो पहले हम लोगों को साथ में ड्रिंक करना चाहिए। ईसा को ली की सारी कही गई बातें याद आती है। अपनी नजरों को झुकाकर वाइन के ग्लास को अपने मुंह की ओर ले जाते हुए वो ड्रिंक करने लगती है, जिसे देखकर कार्ल एक डेविलिश लुक में कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। इधर ली तेजी से एग्जिट की तरफ में भाग रहा है और पीछे की तरफ में मेयर और गार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं। मेयर कहने लगता है कि सारे गार्ड्स उसे सामने की तरफ से रोको, और ली साइड की नजरों से पीछे मेयर को देखने लगता है। अब गेट के सामने में दूसरे गार्ड्स आ चुके हैं, पीछे की तरफ में मेयर और बाकी के गार्ड्स मौजूद है। ली बेचारा बचकर
बचकर कहां भागेगा, क्योंकि इसके पास भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मेयर और गार्ड्स ने मिलकर अब ली को कैप्चर कर लिया है। मेयर अपने पैर को ली के मुंह पर रखकर उसके हाथों को बांधने लगता है। एक गार्ड पीछे से चिल्लाते हुए आकर कहता है कि आओ मदद करो, क्योंकि ईसा ने मैजेस्टी को जान से मार दिया है। ये सुनकर मेयर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम दोनों इस लड़के के ऊपर में नजरें टिकाए रखो, ये तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए, बाकी लोग मुझे फॉलो करो। दो गार्ड की निगरानी में ली को छोड़कर मेयर अपने बाकी के गार्ड्स के साथ अब उस जगह पर जाने लगता है जहां पर ईसा ने कार्ल को जान से मार दिया है। अब कुछ समय बीत गया है, अभी भी हमारा ली की हाथ बंधे हुए हैं और ये दो गार्ड ली के ऊपर में निगरानी कर रहे हैं। तभी ली बोलने लगता है, मेरे पास 600 सोर्ड्स है, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो ये 600 सोर्ड्स मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दोनों गार्ड एक दूसरे को देखते हैं और एक गार्ड जाकर ली के पोटली पर अपना हाथ डालता है और पोटली को जैसे ही ये दोनों खोलकर देखते हैं वहां पर 600 सोर्ड्स रखे हुए हैं, जिसे देखने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। पहला वाला गार्ड बोलने लगता है कि हे भगवान, ये तो प्योर गोल्ड है, अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार है कि इतने सारे गोल्ड को मैंने एक साथ देखा है। दूसरा गार्ड कहता है कि हम तुम्हारे पैसे तो ले लेंगे लेकिन तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने सुपीरियर को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। ली एक और पोटली निकालते हुए बोलता है कि अगर ये तुम लोगों को कम पड़ रहा है तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ अपने घर वापस जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसके लिए मैं तुम्हें और पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अपनी हाथों को पोटली की तरफ बढ़ाते हुए गार्ड कहता है कि इससे बड़ा गधा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, मेरे ख्याल से ये एक स्टूपिड रिच लड़का है। अब ये पैसे भी हम लोग रख लेंगे, लेकिन तुम इस जगह पर से आज तो बचकर नहीं जाने वाले हो। और कुछ देर बाद जब मेयर यहाँ आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि तुम्हारे साथ में क्या करना है। लेकिन इस गार्ड को नहीं पता है ये ली का एक ट्रिक है, उसके अंदर में मौजूद है इलेक्ट्रिक स्टिक। गार्ड जैसे ही इलेक्ट्रिक स्टिक के ऊपर अपना हाथ रखता है, ली बटन को प्रेस कर देता है, जिससे करंट की एक तेज लहर दौड़ती है और इस गार्ड के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। बेचारा दर्द में बहुत जोर से चीखता है और अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। और उसका साथी गार्ड कहने लगता है कि आखिर तुमने इसके साथ में क्या किया। लेकिन ली मौका पाकर दूसरे गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुझे जवाब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा हालत भी वैसा ही होने वाला है। गार्ड अपने दोनों हाथों से स्वाड को आगे करके ली के इलेक्ट्रिक स्टिक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये स्वाड बना है लोहे का, जो कि इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होता है। ली दोबारा से बटन प्रेस करता है और इस वजह से दूसरे गार्ड को भी इलेक्ट्रिक का बहुत भयंकर वाला झटका लगता है। बेचारा दर्द में बहुत जोर से चीखता है। गार्ड अनकॉन्शियस होकर जमीन पर धराशायी हो जाता है, उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि अब ये गार्ड नहीं रहा बल्कि रोस्टेड ह्यूमन गार्ड बन चुका है। दोनों गार्ड्स को धराशायी करने के बाद ली बोलता है कि ग्रैंडपा के पास से पैसे चुराना इतनी आसान काम नहीं है बच्चों। अब ली की नजर जैसे ही सामने पड़ती है वो आगे की तरफ में बढ़ता है और ऊपर की तरफ हम लोगों को कोई बंदा या बंदी स्वाड लिए हुए दिखाई देती है और नीचे से ली ऊपर की तरफ में देख रहा है, जहां ऊपर में मेयर और बाकी के गार्ड्स ने मिलकर ईसा को चारों तरफ से घेर लिया है। मेयर कहता है कि मैजेस्टी ने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने उन्हें जान से मार दिया, उनका बदला आज मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। ईसा का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो उस ड्रग के इफेक्ट में अभी भी है। वो कहती है वो इंसान के चेहरे में एक दरिंदा था और वो मरना डिजर्व करता था, और तुम लोगों में से जो भी उसका साथ देने के लिए उसके पास जाना चाहता है तो वो मेरा सामना कर सकता है। मेयर अपने साथियों से कहता है कि आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाओ, ईसा ने हमारे मैजेस्टी को जान से मार दिया है, जिसकी सजा उसे आज मिलकर ही रहेगी। एक गार्ड जाकर अपने स्पीयर से ईसा के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है तो मेरे इस अटैक का सामना करो, और ईसा अपने स्वाड से उस स्पीयर के अटैक को ब्लॉक करती है। ये गार्ड्स का उतना लेवल नहीं है कि वो ईसा का सामना कर पाए। ईसा अपना एक ही स्लैश से इस गार्ड के गले के ऊपर में अटैक करके इसे जान से मार देती है। ये सारी चीजें नीचे की ओर से ली देख रहा है, जो कि एक परछाई के समान दिख रहा है। गार्ड का खात्मा होने के बाद गार्ड उसी जगह पर गिर जाता है। ली नीचे से कहता है कि ईसा तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये है वैल्करी की असली ताकत। ईसा अपने स्वाड के टिप को जमीन पर रख देती है, लेकिन वो ड्रग के इफेक्ट में होने की वजह से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है और अपने मन में कहने लगती है ये फीलिंग स्ट्रेंज है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का विल मुझे खा रहा है, मैं अपने स्वाड तक को होल्ड नहीं कर पा रही, क्या मैंने गॉड ऑफ वॉर के ब्लेसिंग को खो दिया है। मेयर चिल्लाती हुई कहता है कि अब हमारे लिए राइट मूवमेंट है, वैल्करी को ड्रग दिया गया है, इस वजह से उसका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, तो अब हमें उसके ऊपर में एक साथ अटैक करना चाहिए। सारे के सारे गार्ड्स मिलकर अब वैल्करी के ऊपर में अटैक करने
के लिए अपने स्पेयर को आगे करके बढ़ रहे होते हैं और हमारी वेलकरी तो अपने स्वाड को भी अच्छे से नहीं उठा पा रही है। पता नहीं बेचारी का क्या होने वाला है। ईसा मन में कहती है क्या अब मेरी जिंदगी यहीं पर एंड हो जाएगी? मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। मेरे गॉड, मैंने अपने दिल और आत्मा से आपको सर्व किया है, मेरे सोल को आप अपने किंगडम ऑफ गॉड में ले चलिए। ईसा ऊपर से छलांग लगा लेती है। अब वो यहाँ नीचे की तरफ में गिर रही है यार। ये गार्ड्स कहने लगते हैं कि उसने नीचे की तरफ जंप कर लिया है। नीचे से ली देखता है कि ऊपर से ईसा ने जंप कर लिया है, जो नीचे गिरने के बाद मर ही जाएगी यार। ली परेशान होकर बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपना पूरा दम लगा लिया, लेकिन उसने इतने आसानी से इस बिल्डिंग से जंप कर दिया। ईसा तेजी से ऊपर से अब नीचे की ओर गिर रही है। उसकी मौत तो निश्चित है। नीचे से ली देखते हुए बोलता है कि मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे ही नहीं देख सकता उसकी मौत को। ली फटाक से अपने पोर्टल बॉल को बाहर निकालकर उसके स्विच को ऑन कर देता है। पोर्टल ओपन होते ही ली अब उस पोर्टल को पकड़कर उसके पोजीशन को चेंज करता है, यानी कि अब जो कोई भी ऊपर से गिरेगा वो सीधा जाएगा पोर्टल के अंदर, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में। ईसा जस्ट पोर्टल के निशाने पर है। अगर वो गिरेगी तो सीधा पोर्टल के अंदर में गिरेगी, लेकिन पोर्टल के बाहर में तो हार्ड चीजें लगी होगी, इस वजह से ईसा को चोट लग सकती है। और ली बोलने लगता है कि वो अब यहाँ पर गिरने वाली है, मैं हर हालत में उसे बचा कर ही रहूंगा। लेकिन ये क्या, इस पोर्टल के अंदर में तो ली जंप कर गया। पोर्टल के जस्ट सामने में डूम्सडे कार है जिससे हमारा ली टकरा गया है। अगर पोजीशन थोड़ा बहुत भी चेंज होता ना तो ली के बॉडी में इतने छेद होते ना कि बेचारा कंफ्यूज होता कि सांस कहां से ले और पादे कहां पर से। ईसा भी पोर्टल के नजदीक में पहुंच चुकी है। ली बीच में है यार। सामने में मौजूद है डूम्सडे कार जिसमें नुकीलेदार स्पाइक्स लगे हुए हैं। ली मौका पाकर उन स्पाइक्स से अपने रस्सी को काट लेता है। ली के हाथ जैसे ही खुलते हैं वो पोर्टल को पकड़कर उसे अब क्लोज करने लगता है और उसने उसे क्लोज कर भी लिया है। इस वजह से एंशिएंट वर्ल्ड का टाइम रुक जाता है। बेचारी ईसा अब हवा में लटकी हुई है क्योंकि हमारे ली के पोर्टल को बंद करने की वजह से यहाँ पर का समय रुक चुका है। ली एक राहत की सांस लेता है और अपने टेलीपोर्टेशन बॉल को लेकर आगे की तरफ में बढ़ गया है। सामने में मौजूद है स्विमिंग पूल जहां पर हमारी ईसा अब लैंड करने वाली है। और स्विमिंग पूल को देखते हुए ली कहता है कैसल का हाइट बहुत ज्यादा था, अगर मैं यहाँ पर उसे लैंड करवाता हूँ तो वो स्विमिंग पूल में गिरेगी जिससे उसे कोई भी इंजरी नहीं होगी। बॉल के बटन को प्रेस करते हुए कहता है कि वेलकरी, किंगडम ऑफ गॉड में तुम्हारा स्वागत है। ली ने पोर्टल को स्विमिंग पूल के सामने में ओपन कर दिया है। अब वो इंतजार करने लगता है ईसा का कि कब वो एंशिएंट वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में जंप करेगी। बड़ी तेजी से ईसा ने एंशिएंट वर्ल्ड को पोर्टल से पार करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड में एंट्री ले ली है स्विमिंग पूल के अंदर। और स्विमिंग पूल के अंदर से छपाक की आवाज आती है। ईसा की बॉडी अब ऊपर की तरफ में तैरती है। ली उसे देखते हुए बोलता है कि वो अब बेहोश हो चुकी है। खुद स्विमिंग पूल में उतरकर ईसा को निकालते हुए कहता है 10 मीटर की ऊंचाई से जंप करने का इंपैक्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। ऊपर में मौजूद मेयर और गार्ड्स देखने लगते हैं कि नीचे एक पोर्टल टाइप में कुछ ओपन हुआ है। मेयर बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है। एक गार्ड कहता है कि वेलकरी उस होल के अंदर में चली गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच में एक वेलकरी थी और ये गॉड के किंगडम का एंट्रेंस हो? मेयर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड में ली ईसा के बॉडी को वाइप कर रहा है क्योंकि स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से उसका पूरा कपड़ा और बॉडी भीग चुका था। ली कहता है कि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बॉडी को वाइप नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बॉडी अगर ऐसी ही भीगी रही ना तो तुम कभी भी बीमार पड़ सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ड्राई कर रहा हूँ। अच्छा तो यही होता कि तुम्हारे कपड़ों को बदल दिया जाता, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे कपड़ों को उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं उसके बॉडी को पोंछने से अपने आप को रोक रहा हूँ, लेकिन ईसा का बॉडी बहुत बुरी तरीके से भीग चुका है यार। साथ में वो अनकॉन्शियस भी है यार। ली एक टॉवेल पकड़कर उसके भीगे हुए शरीर को पोंछने लगता है। ली के टच की वजह से ईसा अनकंफर्टेबल होकर सिसकियां भरते हुए आवाज करने लगती है, जिस आवाज को ली भी नोटिस करता है। फिर ईसा अपनी आंखों को खोलकर अब ली को देखने लगती है यार। ली टॉवेल देते हुए मुस्कुराकर बोलने लगता है कि तुम अब जाग चुकी हो तो तुम्हें अपने आप से अपने बॉडी को वाइप करना चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ईसा उस हालत में है कि टॉवेल पकड़कर खुद अपने बॉडी को वाइप करने लगे, क्योंकि उसका पूरा फेस ब्लश कर रहा है, गर्म सांसें बाहर निकल रही है क्योंकि ईसा अभी भी ड्रग के नशे में है यार। वो ली के कॉलर को पकड़ लेती है। ली चौंक जाता है। ईसा ली के चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले आती है। ली अब बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगता है क्योंकि इन दोनों का अब किस होने ही वाला है। लेकिन ईसा हमारे ली के कानों के पास में जाकर गर्म सांसें भरते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे प्यार करो। इन बातों को सुनते ही ली तो बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगता है, लेकिन ईसा को वो अपने आप से दूर करते हुए बेड पर ढकेल देता है। ली जाते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर से जा रहा हूँ और कुछ मेडिसिन लेकर आऊंगा जिससे तुम्हारे ड्रग को डिटॉक्सिफाई किया जाए। लेकिन ईसा के कुछ ऐसे इरादे नहीं है। वो हमारे ली के नाइट सूट के रस्सी को पकड़ लेती है। ली चौंक जाता है, मन में कहता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा। मैंने तो सोचा था कि ये एक सॉफ्ट वीक ऑर्डनरी वुमेन होगी, लेकिन मैं मिस्टेक कर गया। वो एक वेलकरी है, वो भी एक
टेरिफाइंग वैल्करी ईसा ली को बेड पर पटक देती है। अब ईसा ली को डोमिनेट करने वाली है। ली खांसने लगता है और वो बोलता है कि ये हर्ट कर रहा है, आखिर तुम मेरे साथ में क्या कर रही हो। और ईसा अपने पैरों को ली के छाती पर रख देती है। ली उसके पैरों को देखता है। ईसा का पूरा बॉडी ड्रग के इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। उसके बॉडी पर से धुआं निकल रहा है। वो बहुत ज्यादा लाल हो चुकी है और वो ली के ऊपर में चढ़ती हुई कहने लगती है कि आज तुम कहीं भी नहीं जाने वाले। ईसा ली के नाइट ड्रेस को पकड़ती है और उसे खींचती है। खींचती नहीं है, एक जंगली जानवर की तरह वो ली के कपड़ों को नोचते हुए बहुत बुरी तरीके से फाड़ने लगती है। ली के कपड़े के तो चिथड़े उड़ चुके हैं। ली मन में कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके की विमेन को मैंने प्रोवोक कर दिया। आज रिवर्स साइकोलॉजी का काम होने वाला है, क्योंकि एक महिला एक आदमी के साथ में गलत काम करेगी। बाहर में बारिश हो रहा है क्योंकि अंदर के तरफ में किसी लड़की ने एक आदमी की इज्जत लूट ली है और वो है हमारा ली। ली और ईसा के कपड़े बेड के चारों तरफ फैले हुए हैं। ली रोते हुए बोलने लगता है कि आज इस लड़की ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया। ऐसा ह्यूमिलिएशन आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सहा था। लेकिन वो ब्लश करते हुए बोलता है रियलिटी तो ये है कि ईसा का जो फिगर है ना वो सचमुच में बहुत ज़्यादा हॉट है और वो अपने हाथ को कांपते हुए आगे बढ़ा देता है और ईसा के बॉडी को टच करता है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसे फील करने के बाद ली तो किसी अलग ही डायमेंशन या फिर किसी अलग ही जगह पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है जैसे कि वो साक्षात स्वर्ग के सैर कर रहा है। इन दोनों का कर्मकांड तो चल ही रहा है, लेकिन ली मन में कहने लगता है कि भले ही मेरी जिंदगी पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जब मैं इस लाइफ को जीता हूं तो इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। सीन पूरी तरीके से वाइट हो जाता है। ली तो स्वर्ग के दर्शन कर रहा है और साथ में इन दोनों का कर्मकांड भी खत्म हो गया है। दिन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। कार में बैठा बंदा कहता है कि मेरे लिए 2 पेनकेक और फ्रूट और 2 एग्स लेकर आना, इसमें कोई भी स्पाइसी ऐड मत करना। बंदा कहता है ठीक है मैं समझ गया। ईसा उठकर सामने के तरफ में देख रही होती है। ली यहाँ अभी भी सोया है। ईसा मन में कहती है कि आखिर ये किस तरीके की जगह है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। लेकिन ये जगह जो भी हो, ये किंगडम ऑफ गॉड तो बिल्कुल भी नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड के हीरोइक स्पिरिट का ब्लड नहीं निकलता, लेकिन मेरा निकल रहा है। यानी कि ईसा का ली के साथ में फर्स्ट टाइम था। मैंने वेल्गेरी के रूप में सर्व करने के अपने शपथ को तोड़ा है। तो जिसने मेरे फर्स्ट टाइम को चुराया है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे उसे अब जान से मारना होगा और उसके बाद अपने स्वॉर्ड से मुझे खुद को जान से मारना होगा। ईसा अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और सोए हुए ली के ऊपर में स्वॉर्ड को तानती हुए कहती है कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुई थी, तो अब समय हो गया है कि मैं अपने हाथों से इन सारी चीजों को यहीं पर खत्म कर दूं। स्वॉर्ड उठाकर ली के ऊपर में स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए तैयार। तभी ली का फोन बजता है और ईसा का ध्यान उस आवाज की तरफ में जाता है जहां पर एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन को टच करती हुए ईसा कहती है कि आखिर ये किस तरीके का मैजिक वेपन है जहां पर लोग और घर मौजूद है। फोन से चिल्लाती हुई आवाज आती है कि इतना सारा पैसा तेरे पास कहां पर से आया, कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है ना। अभी कुछ दिनों के लिए मॉम बिजी रहेगी, तो कुछ टाइम के बाद हम तुमसे मिलेंगे। और मैंने सुना है कि तुम स्कूल भी नहीं जा रहे हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिस आवाज को सुनने के बाद ईसा तो घबरा जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नई है उसके लिए। मन में कहती है कि आखिर ये कैसा लैंग्वेज है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसका टोन बहुत ज्यादा फास्ट था। क्या इस मैजिक वेपन को पता है कि वो अभी डेंजर में था, इस वजह से उसे वार्न करने के लिए इसने आवाज कर दिया। वारा स्वाड उठाकर ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हुए कहती है कि अब मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। मैंने अपने गॉड को बिट्रे किया है, लेकिन मैं अपने ओथ को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने वाली दोबारा। अब फिर से अपने स्वाड को ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन तभी यहाँ निया का कॉल आ जाता है। फोन की दोबारा आवाज करने की वजह से ईसा ली को नहीं मार पाती और वहीं पर रुक जाती है। और ली भी धीरे धीरे करके आवाज की वजह से अपने आंखों को खोलने लगता है। फोन में देखता है कि निया उसे कॉल कर रही है। फोन को पिकअप करने ही वाला था, उससे पहले ही ईसा पीछे से आकर ली के गर्दन को पकड़कर उसे प्रेस करने लगती है। बेचारा ली तो अभी सोकर उठा था, इस वजह से और ज्यादा परेशान हो जाता है। और ईसा ने अपने स्वाड को ली के पीछे में रखा हुआ है। ली स्ट्रगल करते हुए ईसा बोलने लगती है, तुम बस अभी अभी जागे हो, तो बताओ मुझे कि आखिर हम कहां पर है, ये कैसी जगह है। मुझसे ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि ये गॉड का किंगडम है, क्योंकि ये बकवास की बातें हैं। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ली स्ट्रगल करते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत जोर से मुझे पुश कर रही हो। ली के गर्दन को छोड़ती हुई ईसा कहती है कि जल्दी मुझे बताओ। और ली खांसते हुए अपने मन में कहता है, ये औरत एक अजीबो गरीब सी क्रीचर है। लास्ट नाइट तो ये मेरे साथ में प्यार कर रही थी और नेक्स्ट डे होते ही अब मेरे ऊपर में चिल्ला रही है कि मुझे जान से मार
देगी। ली ईसा को सारी बातें अच्छे से समझा देता है कि किस तरीके से इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में वो ट्रैवल करता है। उसने इस सारी प्रोसेस को एक मैजिक का नाम दिया है। सारी बातें समझाने के बाद ली ईसा से कहता है कि लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, मुझे फोर्स किया गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ईसा गुस्से में ली के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और ली बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूंगा। लेकिन ईसा यहाँ पर कांपने लगती है, वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है, फिर अपने स्वॉर्ड को भी छोड़ देती है और बेड पर बैठकर रोने लगती है। ली उससे बोलता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, पहले तुम रोना बंद करो, जब लड़कियां रोती है तो मुझे और भी ज्यादा डर लगता है, तो प्लीज तुम रोना बंद करो। और वो उसे चाय देता है। ईसा बोलने लगती है, जब मैं बच्ची थी तो मेरे टीचर मुझे जो कुछ भी सिखाते थे उसे सीखने के लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी, मैं वेलकरी बर्नहेड के ऊपर में यकीन करती थी, मेरे लक की वजह से वेलकरी गॉड के द्वारा मुझे ब्लेसिंग हासिल हुई। बैटल के अंदर कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाता था, मुझे यहाँ तक एक खरोच भी नहीं लगती थी, लेकिन वेलकरी गॉड को सर्व करने के लिए हमारे बॉडी को हमें प्योर रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब मैं प्योर नहीं हूँ, इस वजह से गॉड्स का गुस्सा मेरे ऊपर में आने वाला है, क्योंकि मैंने ओथ को ब्रेक किया है और मेरे मौत के बाद मुझे अनंत काल के लिए हेल में ही रहना होगा। मेरे ख्याल से यही मेरी लाइफ है, हेल मेरा डेस्टिनेशन है। तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं। ली अपने मन में कहता है, ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल और धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर मैं इसे अच्छा खासा कॉस्ट्यूम दिलवा देता हूँ, फिर देखते हैं कि गॉड का वर्शिप करना ज्यादा बेटर होता है या नहीं। ईसा से कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि भूखे होने की वजह से तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि शावर कैसे लिया जाता है, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ईसा बोलती है कंफ्यूज होकर कि शावर आखिर ये क्या होता है। अब ईसा अपने सारे कपड़े उतार कर शावर लेने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही है। अपने मन में कहती है, आखिर एक शावर इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे फील करवा सकता है, ऐसा लगता है कि हेल जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अरे आखिर अब मैं ये क्या सोच रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा ठरकी ली तो कुछ और ही सोच कर रखा हुआ है, क्योंकि उसने ऐसे गारमेंट्स उसके लिए तैयार किए हैं जो कि बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, जिन्हें देखते हुए वो बोलता है कि ईसा मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्राई कपड़ों को तैयार करके रखा है, तो तुम आकर इसे पहन लेना। शावर लेती हुए ईसा बोलती है ठीक है। अरली यहाँ पर अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए बोलता है कि ये कपड़ों को तो मैं निया के लिए खरीद कर लाया था, लेकिन अगर इसे ईसा भी पहन लेती है तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सचमुच में कपड़े हैं, क्योंकि इसमें तो कपड़ों का क तक नहीं दिख रहा। ली जा चुका है ईसा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तुम लोगों को नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग मोबाइल के अंदर देख रहे हो। ली को निया का कॉल आ चुका है। निया कहने लगती है कि मिस्टर ली, आखिर आप मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलती कर दिया है जिस वजह से आप मुझसे बात नहीं कर रहे। ली कहता है कि कुछ घर में हो गया था, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। निया कहती है कि सफेद कपड़े पहने हुए लोग मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन जो कुछ भी वो बोल रहे थे ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और मैंने दिन के 3 टाइम का खाना खाया जो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था और लग्जरियस भी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सचमुच में हेवन में आ चुकी हूँ। ली कहता है कि मेरे ख्याल से डॉक्टर तुम्हें हेलो कहने के लिए आए थे, वो कुछ अगर होता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। यार पीछे से ईसा आ गई है। फिर से ली बोलता है, जो भी वो डॉक्टर की टीम तुमसे करने के लिए कहेंगे ना, तुम उनकी बातों को मानना, और जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी लेकर आऊंगा। पीछे से ईसा दबी आवाज में बोलती है फैन ली, और ली पीछे के तरफ में देखता है, और ये हमारी निया भी देख चुकी है कि ली के साथ में एक और वुमेन है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा सेक्सी है। ली तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और वो निया के फोन को कट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से कॉल करूंगा। और निया कहने लगती है कि रुको रुको, आखिर ये वुमेन कौन है। और ली के नाक से खून बहने लगते हैं। वो ब्लश करते हुए बोलता है, क्या तुमने शावर ले लिया, तो बताओ मुझे अपने बॉडी को वॉश करके तुम्हें कैसा लगा। इस कपड़े को पहनने के बाद ईसा तो बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा रिवीलिंग भी है। वो दबी आवाज में कहने लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी है, क्योंकि मेरे ज्यादातर बॉडी पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ईसा की बातों को सुनकर ली और ज्यादा ब्लश करने लगता है। दोबारा ईसा बोलती है, आखिर इन कपड़ों को पहनना और बिना कपड़ों के घूमने में क्या ही अंतर है। ली के नाक से तो खून का फवारा छूट जाता है। वो अपने ब्लड को साफ करते हुए हंसकर कहने लगता है, हम सारे लोग घरों में ऐसे ही कपड़ों को पहनते हैं। लोकल एरिया में जाकर तुम देखोगी तो वहां पर भी तुम्हें ऐसे कपड़े पहने हुए लोग दिख जाएंगे। तुम अगर इसे पहनती रहोगी तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। समय हो गया है ली के ख्याली पुलाव का, जहां पर निया और ईसा दोनों ही ली के बाहों पर है। और ली कहने लगता है कि जब भी फ्यूचर में मैं घर वापस आऊंगा तब निया और ईसा दोनों ही ऐसे कपड़े पहनकर मेरा स्वागत करेगी। ये कितना अच्छा होगा ना। ये सब कुछ सोचते हुए ही
मैं काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ली ईसा को बुलाते हुए कहता है कि आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, जल्दी से खा लो इसे। ईसा खाने को कट करती है और ली बताने लगता है कि बात लेने के बाद ईसा बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने लगी, साथ में ये मेलोडियस म्यूजिक और ये जूसी स्टिक जो कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद ईसा तो डीपली शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसने ये सारी चीजें इमेजिन नहीं की थी कि लाइफ इतनी ज्यादा इंजॉयबल हो सकती है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि मिशन रेस्क्यू ईसा, जिसका स्टेटस कंप्लीट नहीं है, जिसे कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर ईसा होस्ट के लिए लॉयल हो जाएगी और पॉजिटिव 35 पॉइंट्स दिए जाएंगे। मिशन फेलियर होने पर पेनल्टी के तौर पर ट्रेजर हंटिंग रिवॉर्ड का पॉइंट लॉस हो जाएगा। ली मन में कहता है मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे ईसा को टूर पर ले जाना होगा। मैं नहीं जानता कि ये लॉयल्टी रिवॉर्ड का मतलब क्या है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ईसा अनकंडीशनली मेरे लिए लॉयल हो जाएगी? मुझे ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं लग रहा। नोटिफिकेशन बताता है कि जैसे ही ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर यानी कि ईसा के अंदर में ओबीडियंस कमांड इंप्लांट कर दिया जाएगा हिप्नोसिस के थ्रू। साइड इफेक्ट चांस है कि हीरो अपने पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट को लॉस कर जाएगा और ये एक ऐसी डैमेज हो सकता है जिसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। होस्ट के पास में चॉइस रहेगा कि वो ऐसा कर सकता है और नहीं भी। और वार्निंग, अगर एक बार इम्प्लांटेशन को अबंडन कर दिया गया तो इससे दोबारा नहीं लाया जा सकता और हीरो अपने विल के अनुसार अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। ली चौंक कर अपने मन में कहता है कि वार्निंग मुझसे जो कुछ भी कह रहा है, मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ईसा की खुद की पर्सनैलिटी है, आखिर मैं उसे कैसे चेंज कर सकता हूँ? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या होगा कि ईसा अगर मेरे साथ में रहना ना चाहे तो मैं तो उसे खो दूंगा। तो चलो जानते हैं कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर ली ईसा से पूछता है कि टूरिस्ट को छोड़ने के बाद फ्यूचर में तुम्हारा क्या प्लान है? खाने को कट करते हुए ईसा बताने लगती है कि मैंने प्रिंस को स्टैब करके जान से मार दिया है, इस वजह से वार्नर कंट्री अब मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी अब मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए छोटे मोटे विलेजेस में गुजारा करना होगा। ली कहता है तो क्या तुम मेरे साथ में आना पसंद करोगी? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ में रखने के लिए तैयार हूँ, जब तक तुम रहना चाहो। ली की बातों को सुनकर ईसा थोड़ा सा खामोश हो जाती है और उसकी बातों को सुनती है। ली दोबारा कहता है कि मेरे टेरिटरी के सिपाहियों में डिसिप्लिन की कमी है, अगर तुम उन्हें ट्रेन करती हो इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। ईसा ली की बातों को ध्यान से सुनती है। फिर वो ली से कहती है जो लोग गॉड्स को बिट्रे करते हैं वो ओमनियस होते हैं, गॉड उन्हें पनिशमेंट देता ही है, आज नहीं तो कल मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी और उस वक्त ऐसा हो सकता है कि मेरी गलती की सजा तुम लोगों को भी मिल जाए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ली चिल्लाते हुए बोलता है कि फेट, आखिर तुम ये किस तरीके की बात कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम जो कुछ भी आज हो तुम अपनी एबिलिटी और ट्रेनिंग की वजह से हो। यहाँ किसी भी गॉड के द्वारा तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया गया है, तुम्हारे हार्ड ट्रेनिंग की वजह से तुमने ये सारी चीजों को अर्न किया है। ली की बात सुनकर ईसा चौंक जाती है। ली कहने लगता है कि मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मॉडर्न सिटी के लोगों ने अपने हार्ड वर्क से विजडम को हासिल किया है। यहाँ पे मेरे जैसे तुम्हें बहुत वीक लोग मिल जाएंगे जो अपने हार्ड वर्क और विजन से अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किसी भी गॉड की कोई भी भागीदारी नहीं। ली और ईसा दोनों ही अब मॉडर्न सिटी को देखने के लिए बाहर जा चुके हैं। इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग और चकाचौंधों और खूबसूरत चीजों को देखने के बाद ईसा के तो होश ही उड़ चुके हैं। वो नए ड्रेसेस को भी ट्राई करती है। न्यू वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आइसक्रीम उसने ट्राई किया है, साथ में वो अब पिक्चर देखने के लिए भी जा चुकी है। लेकिन ली तो पिक्चर कम ईसा को ज्यादा देख रहा है। इन दोनों ने मिलकर एक साथ पूरा दिन बिताया है और बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा है। और ये दोनों पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, जहां निया वेलकरी को अपने सामने में देखकर कहने लगती है कि तुम तो वेलकरी हो ना, मुझे तुम्हारी वेलकरी की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी तुम लोगों की तरह बनना चाहती हूँ, तुम हम जैसी औरतों के लिए एक रोल मॉडल हो। तुम्हारा नाम ईसा है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। ईसा मुस्कुराती हुई बोलती है कि तुम तो अब मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मैं भी एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ तुम्हारी तरह। निया ली को अपने करीब बुलाती हुई कहती है कि मिस्टर ली आप मेरे पास में आइए। ली कंफ्यूज होकर उसके तरफ में जाता है और फुसफुसाते हुए निया कहती है कि आपने कहा था कि ये ईसा है, तो अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यार। ली बोलता है कि आखिर तुम्हारे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है? निया कहती है कि हमारे यहाँ सारे लोगों को पता है कि ईसा गॉड के द्वारा चूज की गई है और वो अपनी वर्जिनिटी को लाइफ टाइम के लिए सेव करना चाहती है। अगर आपने इस ओथ को ब्रेक किया तो इसका भुगतान अपनी जिंदगी से आपको चुकाना होगा। जिसे सुनकर ईसा परेशान हो जाती है। निया कहती है कि वो जिंदा है और आप दोनों को अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड थी जो ये सोच रही थी लॉर्ड ली को नई वीमेन मिलने के बाद वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं खामखा ही इतना चिंता कर रही थी। लेकिन ये बहुत वियर्ड था कि सुबह के समय जब मैंने आपको कॉल किया था उस वक्त ईसा काफी एक्सपोजिंग सा ड्रेस पहने हुए थी। ईसा को देखकर ली मन में कहता है कि रियलिटी तो ये है कि हम लोगों ने ओथ को ब्रेक किया है। नाइट के समय हम तब तक नहीं रुके जब तक हम दोनों एग्जॉस्ट नहीं हो गए थे। सीन पार्किंग का दिखाया जाता है। गाड़ी के अंदर से ली ईसा से कहता है कि यहाँ का काम हो गया है तो चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन ईसा का चेहरा थोड़ा मायूस
दिखता है उसे देखते हुए ली अपने मन में कहता है, ईसा के साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद मैंने इस बात को डिस्कवर किया कि वो एक ऑर्डिनरी लड़कियों की तरह इनोसेंट है। वो भी चाहती है कि कोई उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, जब वो टायर्ड हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तब कोई उसके लिए सपोर्ट में पीछे खड़ा रहे। लेकिन रियलिटी ने उसे अपने वीक साइड को छुपा कर रखने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो अकेले ही सारे प्रेशर और चैलेंज को फेस करती थी। अगर मेरे आज के प्लान ने काम नहीं किया तो मैं ईसा को नहीं रोकूंगा, उसे जाने दूंगा, क्योंकि उसे सिस्टम द्वारा फोर्स करके अपने ऑर्डर्स को ओबे करवाना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ईसा दबी आवाज में कहती है फैन ली, और ली चौंक कर उसके तरफ देखता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो तुम लोगों को कल नहीं बल्कि परसों मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है किसी रीजन की वजह से। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।